चाइल्डहुड तो हमारा फाउंडेशन है, वो एक नींव है जिसके ऊपर हम घर बनाते हैं। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, 3 साल का बच्चा है मैडम, उसको मुझे हार्ड वर्किंग बनाना है, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लाना है, उसको कंपैशनेट बनाना है। कैसे होगा यार, ये तो मतलब आप मशीन बना रहे हो कि बच्चा ला रहे हो? मारा पीटा नहीं तो खराब हो जाएंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज न्यूरो साइंस क्या बताता है कि भैया हर रोज मारने पीटने से, डराने धमकाने से ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं बच्चों को। सभी लोग अपने डिवाइसेस के साथ प्रेम में हैं। अभी माँ बाप को बच्चों को ठीक करना है, पर माँ बाप खुद फोन लेके बैठे होते हैं। जितने घंटे सोशल मीडिया के बढ़ते हैं उतने चांसेस ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया 11 गुना 6 गुना बढ़ जाता है। गुड पेरेंटिंग इज अबाउट पेरेंटिंग योरसेल्फ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। तारे ज़मीन पर का ये एक गाना बहुत चीज़ों के बारे में बात करता है। फियर और चाइल्डहुड ट्रॉमा। माँ और पिता बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी पेरेंटिंग सही है? तो आज हमारे बीच है एक ऐसी लाइफ कोच रिरी त्रिवेदी, जिन्होंने खुद के स्वानुभव में देखा कि कैसे बच्चों के साथ एक बॉन्ड बनाना कितना ज़रूरी है। इस एपिसोड में हमने बहुत टॉपिक्स के बारे में बात की। फियर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटिंग और बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं रिरी त्रिवेदी से उनका स्वागत। वेलकम मैम। थैंक यू। आप पीएमसी हिंदी स्टूडियो में आए। हमारा बहुत पहले का नाता है, आप ऑलरेडी जानते हैं पीएमसी को या पीएसएसएम को। हाँ जी। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कैसे आप जुड़े। हाँ, देखिए 2008 में मेरे बच्चे दोनों जब छोटे थे, मैं जापान से सिंगापुर मूव हुई और तब मेरी खुद की एक पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हुई। मेरी उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में थी, कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी और मेरे खुद के जो पर्सनल लाइफ में जो चैलेंजेस थी उसके मैं जवाब ढूंढ रही थी कि क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो तभी बाकी लोगों की तरह मैं भी एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे थी कि कहाँ से मेरे को जवाब मिलेंगे। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने योगा थेरेपी शुरू किया, सीखना शुरू किया, फिर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा और उसी दरमियान मैं सिंगापुर में मेरा पत्री जी से मुलाकात हुई थी। शायद मेरे योगा टीचर और उनके इंस्टीट्यूट जो एस व्यासा स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ, वहाँ की मैं स्टूडेंट हूँ। शायद उन्हीं का कोई प्रोग्राम जॉइंट में था, ऐसा कुछ अभी मुझे बराबर याद नहीं, बट आई रिमेंबर कि मैंने पत्री जी के मेडिटेशन प्रोग्राम्स अटेंड किए थे और हमारे घर भी आए थे। हमने कहा था प्लीज़ हमारे घर को ब्लेस कीजिए, तो वो थोड़े क्षणों के लिए हमारे घर आए थे। तो तब का मेरा आपकी सोसाइटी के साथ कनेक्शन है, जब मैं खुद अपनी पर्सनल जर्नी में स्ट्रगल कर रही थी। और ये थेरेपिस्ट होने से बहुत पहले था। ये वो जो अनुभव है वो मेरा, दैट इज़ माय फाउंडेशन ऑफ उसके बाद जो कुछ भी मैंने किया। तो सो मैं एक स्टेप पीछे चलती हूँ। आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेसफुली सिंगापुर में रह रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन क्यों आपको स्पिरिचुअलिटी में कदम लेना पड़ा जब ठीक ही चल रहा था? जब ठीक ही चल रहा था, सब कुछ दिखने के लिए तो सब कुछ ठीक ही था। ठीक नहीं था। इसमें क्या होता है कि मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उनको ये था कि हमारी बेटी भी सीए बनेगी। तो पढ़ाई लिखाई तो मैंने की, जो हर बच्चा करता है माँ बाप के कहने पे, जब खुद को कुछ नहीं पता होता क्या करना है। तो मैंने लॉ किया, इंटर सीए किया, फिर लगा इंटर सीए में मज़ा नहीं है तो मैंने एमबीए विथ मार्केटिंग किया। और जो हर बंदा उस किस्म के बैकग्राउंड से करता है, मैंने कॉर्पोरेट में जॉब शुरू कर दी जो बहुत ही स्ट्रेसफुल थी। मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से हमको काफ़ी दूसरे देशों में रहना पड़ा और जहाँ मैं जाती थी मैं अपने क्वालिफ़िकेशन के बेस पे जॉब ही करती थी। तो जापान में जब हम थे वहाँ पे भी हम दोनों ही प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जॉब करते थे, तो पूरा हमारा कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल था, पर उससे पैसे मिलते थे, बिजी रहते थे, पर जो अंदर के जो प्रश्न हैं, मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, और मेरे लाइफ में क्यों इतनी स्ट्रगल्स हो रही हैं इमोशनली या रिलेशनशिप वाइज या मैरिज में, जो सबके साथ होती है, बट मुझे जवाब चाहिए थे तो नहीं मिल रहे थे। तो फिर हम जब जापान छोड़ के सिंगापुर मूव हुए, तो वो एक बहाना बन गया कि अभी मुझे क्या यही लाइफ कंटिन्यू करनी है, दोनों जन अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, घूमेंगे दुनिया पर,
विल दैट गिव मी द आंसर्स? तो द आंसर वाज नो. तो सिंगापुर जैसे ही हम मूव हुए, मैंने डिसाइड किया कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी है, और मैंने खुद अपने ही इंटरेस्ट के लिए योगा और योगा थेरेपी शुरू की. मैं योगा टीचर बनी. योगा के बहुत सारे फॉर्म्स भी मैंने सीखे, यिन योगा, फैमिली योगा, किड्स योगा, सब सीखा. और उसी दरमियान योगा से भी मुझे जवाब मिले, बट वो जवाब अभी भी नहीं मिल रहे थे जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थे. तो उससे फिर मैं थोड़ा सा उसके आगे मैंने क्वेश्चंस पूछे, तो फिर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में समझा, और उसी जर्नी में फिर ये पत्री जी से मुलाकात हुई, उनका फ्लूट सुना, मेडिटेशन किया. मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सरल किस्म का उनका अप्रोच था, जो बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं थी कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, वैसा ही ये नहीं करना है. तो दैट रियली अपील टू मी. तो बस यही मेरी पर्सनल खुद के हीलिंग के लिए मैंने ये शुरू किया था ऑनेस्टली, और काफ़ी जवाब मिले और अभी भी मिल रहे हैं. अभी भी ये जर्नी ही है. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा डेस्टिनेशन आ गया है. अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, सिखा रही हूँ और सीख भी रही हूँ. तो मुझे एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद कुछ जो आपके सवाल थे ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन आपने सीखना, क्वेश्चन करना छोड़ा नहीं. हाँ, राइट. सो उस समय पे जैसे कि आप, क्योंकि आप इस चीज़ पर बहुत जोर देते हैं, चाइल्डहुड पर. हाँ, हाँ, बिल्कुल. हीलिंग में भी सबसे पहली चीज़ बात होती है कि हीलिंग चाइल्डहुड के लेवल से, चाइल्डहुड Correct. में जो हुआ है हाँ. उससे शुरुआत होती है. हाँ, तो हाँ. क्या आपके साथ आपके जर्नी के द्वारा और थोड़ा हमें, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, हाँ, बहुत सारे बच्चे हाँ, हाँ, जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं लेकिन अपने चाइल्डहुड को नहीं भूल पाते, वो एक्सपीरियंसेस, वो कंडीशनिंग, वो चैलेंजेस जो उनके साथ हुए हैं. तो कितना इम्पोर्टेंट है चाइल्डहुड हमारी लाइफ में? देखिए, चाइल्डहुड तो हमारा फाउंडेशन है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो एक नींव है जिसके ऊपर हम घर बनाते हैं. अभी अगर नींव अच्छी नहीं रही, स्ट्रांग नहीं रही, तो अगर भूकंप आया तो घर गिर जाएगा. जिसकी नींव बराबर है वो घर शायद थोड़ा क्रैक्स होगा, पेंट निकलेगा, पर गिर नहीं जाएगा. तो बचपन के जो अनुभव होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, उस समय हमारा जो साइको सोशल डेवलपमेंट सबसे मैक्सिमम होता है, बचपन पैदा होने के 18 साल तक. तो वही हमारा फाउंडेशन है. इनफैक्ट जीवन भर के हमारे बिहेवियर्स का फाउंडेशन है. लोगों को लगता है कि नहीं, हम आज 40 साल की उम्र में हम तो इतने वाइज हैं, हमारे में इतना ज्ञान है, इतना इंटेलेक्ट है, पर वो इंटेलेक्ट और ज्ञान से वो 15% ऑपरेट कर रहे हैं. 85% उनके अनकॉन्शियस बिहेवियर्स जो हैं, उनके रिएक्शंस हैं, जिनको खुद नहीं कंट्रोल कर पाते, मैनेज नहीं कर, उनके डिसीजंस भी जो होते हैं, बहुत सारे बचपन के उनके अनुभवों से ही होते हैं. जैसे वो आइसबर्ग देखते हैं, आइसबर्ग देखते तो बाहर जो दिखाते हैं उससे नीचे तो बहुत सारा है. मेरा खुद का बचपन इंटरेस्टिंगली में कोई ज़्यादा ट्रॉमा नहीं था, इसलिए शायद मैं बहुत सेंसिटिव हूँ ये चीज़ों के लिए. मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मम्मी की एज भी काफ़ी थी, 36 साल थी. मेरे डैड भी बड़े थे, तो उनमें शायद थोड़ी मेच्योरिटी, स्टेबिलिटी ज़्यादा थी. तो मुझे ऐसा कोई अब्यूज़ नहीं हुआ चाइल्डहुड में, जैसे मार पिटना वगैरह, कभी थप्पड़ भी नहीं खाया था. पर मैंने जो मेरे आजू बाजू जो देखा, तब तो मुझे ये अवेयरनेस नहीं थी. खैर, जब मैंने मेंटल हेल्थ के फील्ड में जितनी मैं घुसती गई अंदर, जितना मैं स्टडी करती गई, रिसर्च करती गई, तब ये निकला पूरा चाइल्डहुड का जो कनेक्शन है. और फिर मैं अपने साथ कोरिलेट करती गई. मेरे में ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं, पर ये ज़रूर है कि मेरी मम्मी वर्किंग मदर थी, मिडिल क्लास फैमिली, बिजी थी, शी हैड टू अर्न मनी, घर भी ध्यान रख. तो मुझे थोड़ा सा जैसे मम्मी का टाइम नहीं मिला इतना, हमेशा वो लगता रहता है. मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था. इनफैक्ट आज लोग मुझे देखते हैं तो उनको लगता है आपको कहाँ से कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होगा, आप तो इतने कॉन्फिडेंट है. पर मुझे पता है कि मैं ज़िंदगी भर सेल्फ डाउट में जी हूँ, मुझे इतना लो कॉन्फिडेंस था. तो मैं इसके लिए ढूंढ रही थी कि ऐसा क्यों है, कहाँ से आ रहा है. और फिर मेरे खुद के लाइफ में जब मैंने अप्लाई किया तो पता चला कि हाँ, वो शायद मेरे बचपन का जो अबैंडनमेंट इश्यूज़ होंगे या जो भी इमोशनल निगलेक्ट होगा, उससे कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है. और ये मेरे बच्चे हुए तभी मुझे ये अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी. तो कहीं ना कहीं मैंने मेरे बच्चों के साथ भी थोड़ी बहुत गलतियां की हैं, जो ये सब समझने के बाद, पढ़ने के बाद, सीखने के बाद समझ आई. फिर समझ आने के बाद थोड़ा गिल्ट फील हुआ. फिर पता चला गिल्ट से तो कोई फ़ायदा नहीं होता है. फिर मैंने बच्चों को भी बोला कि आप भी हेल्प लो, आप भी समझो, आप भी थेरेपी लो, ताकि जो हमने गलतियां की है वो आप सुधार सको. सब चीज़ें सुधरती है, सब चीज़ें चेंज हो सकती है. आप जिंदगी भर के लिए कभी कोई चीज़ में अटक नहीं जाते हो, क्योंकि आपका ब्रेन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है.
तो बस यही है। बट जैसे हम अगर पेरेंटिंग करते हैं तो सबसे पहले पेरेंटिंग हम ऐसे ही करते हैं, राइट? जो हमें जैसे हमारी पेरेंटिंग हुई है, हाँ, हम वैसे ही आगे करते हैं। 2 किस्म का होता है, या आप वैसा ही करते हो या उससे बिल्कुल उल्टा करते हो। Correct. जैसे सिंपल एग्जांपल है, एक जो मदर हमारे पास आई थी कि भाई मेरे बचपन में मेरे मम्मी पापा ने इतना कंट्रोल, इतना डिसिप्लिन किया था, इतना मुझे मारा पीटा था कि मेरे बच्चे के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो मेरे बच्चे को आज पूरा फ्रीडम है, मतलब घर में खाना क्या बनेगा वो डिसाइड करता है, कहाँ बाहर जाना है वो डिसाइड करता है। तो वो एक एक्सट्रीम पेरेंटिंग हो गया, क्योंकि उसको खुद का ट्रॉमा है माँ का, जो अपने बच्चे को वो नहीं, तो वो बैलेंस कहीं ना नहीं कहीं है। वो गिल्ट से आता है। गिल्ट, यस, गिल्ट बेस्ड आता है। और दूसरी माँ ऐसी भी होती है जो कहती है कि मैडम मैंने इतना मार खाया है बचपन में, मेरे मम्मी पापा ने इतना डिसिप्लिन किया, तो भी मैं देख रही हूँ कि मैं भी वही कर रही हूँ मेरे बच्चे के साथ। सही गलत पता नहीं है, पर वो एक ऑटोमेटिक बिहेवियर बन गया है, क्योंकि मैंने इतना सब यही देखा है, तो अब ना चाहते हुए भी ये मैं कर रही हूँ। ये भी होता है। और ऐसे भी माँ बाप है जो जानकर करते हैं, ये सोच के कि भाई जैसे मेरे ऐसे ही सुधरेगा, मतलब मैं आज इतना सक्सेसफुल हूँ, मेरे पापा मुझे बेल्ट से मारते थे और मारते नहीं थे, तो पता नहीं मैं आज कैसा हो जाता, पता नहीं मैं कुछ ऐसे ही खराब कंपनी में चला जाता। तो मम्मी पापा ने मेरे को इतना मारा पीटा है, इसलिए मैं आज इतना सक्सेसफुल हूँ, इसलिए मैं तो मेरे बच्चों के साथ मैं यही करूँगा। तो ये अलग किस्म के, ये 3 किस्म के हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल्स आती हैं, और बैलेंस जवाब कहीं कुछ बीच में है। तो बट ये कितना भी कहो, कंडीशनिंग बहुत ही इतनी सूक्ष्म चीज़ है, इतनी सटल चीज़ है कि दिखती नहीं है, कि हमारे थॉट पैटर्न से लेके हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस, हम तो अगर सम टोटल ऑफ आवर पास्ट हैं, तो प्रेजेंट में क्या हम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि बच्चा जो है ना, वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है, आप उसको कुछ सिखाओ नहीं तो भी वो 24 घंटे सीख ही रहा है। तो माँ बाप कई बार ना जानते हुए, उनको लग रहा है बच्चा सो रहा है, बच्चा खेल रहा है, और वो जो बातें करते हैं बार बार, जैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसा तो इतना मुश्किल से आता है, या कभी देखो पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, उसमें धोखा ही होता है, देखो हमारे क्या हाल हो गए। तो बच्चा ये कंटिन्यूसली सुन रहा है, और बच्चा इसमें से अपनी बिलीफ सिस्टम्स बना रहा है, अपने प्रोग्राम्स बना रहा है। तो एक तो आप बच्चे को डायरेक्टली कहते हो कि तू स्लो है, तेरे से कुछ होगा नहीं, तुझे मैथ्स तो आती नहीं है, देख तू आर्ट में अच्छा है पर मैथ्स में तो तू बहुत ही वीक है। तो ये तो बच्चा ऑब्वियसली इंटरनलाइज कर लेता है, पर बहुत सी चीज़ें बच्चा ऑब्जर्व करके एनवायरनमेंट से पिकअप कर लेता है। पापा मम्मी से कैसे बात करते हैं तो मम्मी चुप हो जाती है, तो मुझे भी ऐसे ही बात करनी है। या हमें पापा कैसे गुस्सा करते हैं तो सब उनकी सुनते हैं, तो मैं भी यही करूँगा। तो ये सब आप जैसे कह रहे हो ना, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बच्चे सीखते हैं। सिखाने पर तो सीखते ही हैं, इनफैक्ट सिखाने पर इतना नहीं सीखते जितना ना सिखाई हुई चीज़ सीखते हैं। तो पेरेंट्स को इसके बारे में बहुत माइंडफुल रहना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुड पेरेंटिंग इज अबाउट पेरेंटिंग योरसेल्फ। खुद के ऊपर काम करना ही गुड पेरेंटिंग है। बच्चों को फिक्स करने का आप सोचो ही मत, बच्चों को फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर माँ बाप ठीक हो, माँ बाप ने अपने ट्रॉमा हील किए हो, माँ बाप अपने बिलीफ सिस्टम्स और अपने बिहेवियर के बारे में अवेयर हो, तो बच्चों को कोई काम करने की, बच्चों को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुछ करने की। बट वो होता नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी माँ बाप को एक हाई चेयर पे बिठा देते हैं। जैसे हम माँ बाप बन गए, हमें लगता है कि अभी तो ये बच्चे को ठीक करने की मेरी जिम्मेदारी है, बच्चे को कुछ लाइफ में बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं पेरेंट हूँ। तो यही एक प्रॉब्लम आ जाता है। सो हाउ टू हील दिस में से मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि यस डेफिनेटली, मैं अगर अपनी बात करूं कि माय फादर हैड, बिकॉज ही इज द मेल इन द फैमिली, तो ही हैड 3 यंगर सिस्टर्स, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, तो जो Correct. करना चाहते थे हमेशा उनको मिलता था, क्योंकि वो लड़के हैं। हाँ, लड़के को सारा फ्रीडम है, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पैसा कमाया है तो तीनों में बंटना चाहिए, राइट? सो और ऑल्सो जो करना चाहते हो कभी कर नहीं पाए क्योंकि वो बंधन था। लेकिन जब शादी हुई, ही गॉट द कॉन्फिडेंस, देन ही इमीडिएटली लेफ्ट द सिटी एंड वांटेड फ्रीडम। एंड उनकी पेरेंटिंग में ये ज़रूर आया है कि मैं कभी भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करूँगा, सो दैट इज़ नॉट कम फॉर अस, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रॉमास, वेरी वेरी सटल ट्रॉमा दैट इज़ देयर, fear of water, fear of failure, fear of losing someone, so क्या ये सब fears हम कैसे let go कर सकते? सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ fear को, अगर कोई बंदे को fear of anything है, देखिए fear क्या है? fear मतलब आपके मन में
वो चीज़ के बारे में एक नेगेटिव एसोसिएशन बन गया है, राइट? समझो आपको एक कुत्ते ने काटा 3 साल की उम्र में, तो आपके लिए कुत्ता मतलब डेंजरस, खून, काटा, ये वो वगैरह। मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो मेरे में वो फाइल नहीं होगी कि कुत्ता काटता है। अभी आपके अनुभव का कितनी इफेक्ट हुई आप पे, उस हिसाब से अगर आप 30 साल की भी हैं और आप कुत्ता देखेंगी तो आपका मसल टेंस हो जाएगा, आपको लगेगा अरे भगवान काटेगा काटेगा। लॉजिकल माइंड कहता है कि नहीं नहीं, सब कुत्ते नहीं काटेंगे, आपके पास विजडम है, 30 साल की उम्र है तो समझ है। फिर भी बॉडी ये नहीं समझता कि बॉडी में वो कुत्ते की फाइल है, इम्प्लिसिट मेमोरी, वो बॉडी मेमोरी बन जाती है। जितनी बार कुत्ता देखोगे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, मसल टेंस हो जाएगा। तो फियर ये है, फियर इसीलिए सबके फियर सेम नहीं होते और सबको उसी चीज़ की फियर नहीं होती है, क्योंकि हर एक के अनुभव के हिसाब से उसके माइंड में क्या एसोसिएशन किसके साथ फियर का बन गया है। पानी का फियर भी यही है कि 100% आपको शायद याद ना हो, पर आपके लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं पानी के साथ कुछ नेगेटिविटी जुड़ी होंगी जो आपको कॉन्शियसली याद नहीं है, बट वो इम्प्लिसिट मेमोरी बॉडी में है, तो इसलिए उसका फियर होता है, राइट? माँ बाप का भी फियर क्यों होता है? क्योंकि कहीं उन्होंने डराया है, धमकाया है, इमोशनल ब्लैकमेल किया है, मैं भाग जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी। तो हर चीज़ का फियर मतलब क्या कि एक नेगेटिव एसोसिएशन विथ समथिंग। तो उसको अगर हमें ओवरराइट करना है, चेंज करना है, तो पहले तो समझना है कि नेगेटिव एसोसिएशन कहाँ से आ रहा है और उसको एसोसिएशन बदलना है एट अ सबकॉन्शियस लेवल, एट अ बॉडीली लेवल। यहाँ से नहीं, यहाँ से तो सब समझते हैं। जिसको फ्लाइट का फियर है, टर्ब्यूलेंस का फियर है, अंधेरे का, उसको पता है कि अंधेरे से डरना नहीं है, पर फिर भी वो बॉडी से फियर आ रहा है, क्योंकि वो फियर जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी, बॉडी मेमोरी हो जाती है वो। तो इंटेलेक्ट का इसमें कोई पावर ही नहीं है, फिर वो बॉडी अपने आप ही रिस्पॉन्ड करता है। तो वो बॉडी लेवल पे चेंज लाना है, और वो हम सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स करके ला सकते हैं, जैसे मेडिटेशन है, हमिंग है, चैंटिंग है। पर अगर बहुत सीवियर ट्रॉमा रिलेटेड है, जैसे खून खराबा देखा है, बहुत डेंजरस फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, तो उसके लिए ज़रूर थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जो हम वो मेमोरी को लाते हैं सरफेस पे और उसको रिकंसोलिडेट कर देते हैं, जिसको हम RTM कहते हैं, रिकंसोलिडेशन ऑफ ट्रॉमा मेमोरीज। तो मतलब अभी कुत्ते को देख के आपके अगर माइंड में प्रोग्राम हो गया कि कुत्ता मतलब एक सॉफ्ट लोटस और पीसफुल फीलिंग, अगर ये मैं प्रोग्राम डाल दूं तो अभी आप कुत्ते को देखोगे तो डर नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको वो लोटस याद आएगा और आपको सॉफ्ट एक फीलिंग आ जाएगा बस। तो जब जब वो फियर आता है तब तब रिप्लेस करना एक पॉजिटिव, एक हम थेरेपी में तो एक ही बार करते हैं, एक ही बार वो मेमोरी लाते हैं और उसको रिकंसोलिडेट कर देते हैं और माइंड में 1-2 बार प्रैक्टिस करवा लेते हैं एंड देन इट जस्ट वर्क्स। बट अगर आप खुद चाहते हो करना अपने आप से, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज वो आपको खुद डिसेंसिटाइजेशन करना पड़ता है। पर ये तो नॉर्मल फियर्स हैं, जैसे आप कह रहे हो फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग समवन, ये थोड़ी और सटल फियर्स हैं। इसको आप कैसे न्यूट्रल? फियर ऑफ लूजिंग, कोविड के बाद कितने लोगों को फियर ऑफ डेथ हो रहा है, फियर ऑफ लूजिंग समवन हो रहा है। तो ये तो माइंडफुलनेस से, खुद के अंदर की जो कहानियाँ चल रही है, वॉइस चल रहा है, उसको शांत करने से ही होता है, जो थेरेपी नहीं ले सकते, वरना फिर थेरेपी से ही होगा। तो थेरेपी में क्या होता है जब, जैसे आपने कहा कि वो मेमोरी जो एसोसिएटेड है वो आप सरफेस पर लेकर आते हैं, यानी कि आप एक हिप्नोटिक स्टेट पे लेके आते हैं उनको। हिप्नोटिक, नॉन हिप्नोटिक में भी हो सकती है। यू डोंट नीड हिप्नोसिस फॉर ऑल ऑफ इट। देर आर 50% लोग हिप्नोटाइज नहीं होते हैं, आँख भी नहीं बंद कर सकते, तो उनके साथ नॉन हिप्नोटिक स्टेट में भी वो मेमोरी ला सकते हैं, खुली आँख करके भी। और वो मेमोरी जब सरफेस पे लाते हैं उसको लेबाइल स्टेट बोलते हैं। वो लेबाइल स्टेट 6 घंटे का होता है, जब उसको रिकंसोलिडेट कर सकते हैं हम। तो वो ऊपर लाने के बाद उसको उसी समय उसको हम रिकंसोलिडेट करना है। उसकी एसोसिएशन कोई साउंड के साथ, म्यूजिक के साथ कर दो, कोई कलर के साथ कर दो, जो बिल्कुल ऑपोजिट है ओरिजिनल एसोसिएशन से, और ये करके हम बिल्कुल उसको चेंज कर देते हैं। तो हमने इसके बारे में रिसर्च भी काफ़ी किया, अभी पब्लिश भी होगा, जो PTSD के ऊपर हमने काम किया है, सीवियर ट्रॉमा मेमोरीज, फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, डेथ, सबकी। तो उसमें बस यही करना है, यही प्रोसेस से वो ट्रॉमा मेमोरी बिल्कुल नॉन ट्रिगरिंग हो जाती है। इंटरेस्टिंगली ये चीज़ नींद में ऑटोमेटिक होती है। समझो आज आपको दिन में ट्रॉमा हुआ, अब जब सोते हो तो आपकी स्लीप साइकिल होती है, REM स्लीप, डीप स्लीप, REM स्लीप, डीप स्लीप। तो REM स्लीप होती है, उसमें बॉडी नेचुरली ट्रॉमा को प्रोसेस करता है और ट्रॉमा की इमेज और मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ इमोशनल चार्ज ऑटोमेटिक निकाल देता है। जब हम कोई अनुभव करते हैं, कोई भी चीज़ का अनुभव है, जैसे हमने एक समझो एक्सीडेंट देख लिया, तो उसमें क्या हमने देखा, क्या हमने सुना और क्या हमने बॉडी में महसूस किया,
ये हर फॉर्मेट में वो अनुभव हमारे बॉडी में स्टोर होता है, राइट? अब ये जो है, हम जब सो जाते हैं नींद में, तो सपनों के द्वारा, या सपने अगर आपको याद भी नहीं है, बट बेसिकली हमारी नींद में हम थ्रू आउट डीप स्लीप में नहीं होते हैं। हमारा जो स्लीप साइकिल होता है, जो बोलते हैं REM स्लीप होती है, जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होती है, और डीप स्लीप होती है। तो ये साइकिल में नींद होती है। REM स्लीप साइकिल में हमारा बॉडी जो दिन भर का ये जो फाइलें जो हमने देखी हैं बनी हुई, उसको रिकंसोलिडेट अपने आप करती है। मतलब उसका इमेज अलग कर देती है, इमोशन अलग कर देती है, शरीर का बॉडी चार्ज अलग कर देती है, और वो सेव कर देती है। या तो अगर पॉसिबल हो तो निकाल भी देती है। पर जिन लोग को नींद अच्छी नहीं मिलती, उनमें ये ट्रॉमा प्रोसेसिंग नहीं होता है। या जो लोग गोलियां खा के नींद लेते हैं, उनमें वो स्लीप साइकिल नहीं होती, उनमें वो गोली की वजह से डीप स्लीप ही चले जाते हैं, तो उनका नेचुरल ट्रॉमा प्रोसेसिंग नहीं होता है। अभी विशियस साइकिल इसलिए बन जाती है कि जिनको ज़्यादा ट्रॉमा है, उनको वैसे भी नींद उनकी खराब होती है, और इसीलिए वो ट्रॉमा प्रोसेसिंग भी नहीं होता। तो वो एक विशियस साइकिल बन, क्योंकि नींद खराब है ट्रॉमा प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि ट्रॉमा है नींद खराब हो रही है। तो हमारे पास जब हाई ट्रॉमा पेशेंट्स आते हैं, तो हम सबसे पहले उनकी नींद ठीक करते हैं। साउंड से, हमिंग से, नेचुरल जो नींद ठीक करने के मेथड्स हैं, गोलियों से नहीं। जब उनकी नींद ठीक होती है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी अपनी तरह से तो वो करेक्शन, हीलिंग, हमारा सबका शरीर खुद की हीलिंग करने के लिए सक्षम है, उसको सब पता है, बट हम उसको वो चांस नहीं देते हैं। जब वो चांस देते हैं, तो काफ़ी हद तक बॉडी खुद हीलिंग कर लेता है। तो बस यहाँ पे यही कोई गोलियों की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से गोलियां इमरजेंसी में यूज़ होनी चाहिए। जैसे अभी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप नहीं कहते कि मेडिटेशन करो, राइट? अगर किसी को इतना मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है कि घर में तोड़ फोड़ कर रहा है, या खुद को मार रहा है, किसी को मार रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में गोलियां चाहिए, राइट, एज एन इमरजेंसी। बट वो क्योर करती नहीं है। गोलियां कभी क्योर नहीं करती, वो हील नहीं करती, वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को दबा देती है, वो सप्रेस करती। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि वो आपके हार्डवेयर को स्लो कर देती है। तो हमें लग रहा है कि यार गुस्सा नहीं आ रहा है, एंजाइटी नहीं हो रहा है, एक्चुअली उत्पन्न तो हो रहा है, पर आपका हार्डवेयर इतना स्लो हो गया है। इट इज़ वेरी वेल नोन कि प्लेसिबो की वजह से ही आधा हमारा हीलिंग हो जाता है। प्लेसिबो मतलब, आज मुझे आप पे विश्वास है कि आप जो कहते हो सच कहते हो, तो आप जो मुझे कहोगे, मेरा बॉडी और माइंड वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसी तरह चलेगा। तो अगर आप कहते हो कि आपको तो मेडिसिन ज़रूर चाहिए, आपको ना इसी गोली से ठीक हो जाएगा, तो अगर मैंने वो मेंटली मान लिया, तो मेरा बॉडी उसी गोली से ठीक हो जाएगा। अगर आपने मुझे बोला कि आपको कोई गोली की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। और इसके ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में किए हैं, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जो रिसर्च है, प्लेसिबो फार्मा कंपनीज में नोन है। इनफैक्ट ये लोग मानते हैं कि काफ़ी दवाई की असर प्लेसिबो की वजह से ही होती है। बट अगर ये लोग इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, तो फिर दवाइयों का काम कैसे चलेगा, फार्मा कंपनीज कैसे चलेगी? इनफैक्ट रिसर्च ये कहता है कि ग्लोबल हेल्थ कॉस्ट 30% कम हो जाएगी अगर लोगों को प्लेसिबो के बारे में पता चलेगा। और अगर डॉक्टर्स ने प्लेसिबो यूज़ करना शुरू किया, तो 100 रुपये में से 30 रुपये कम हो जाएगा आपका मेडिकल खर्चा। तो ये कंपनीज चाहती ही नहीं है, तो इसलिए प्लेसिबो के बारे में लोगों को बताते नहीं है। पर ये तो हर घर में आपने देखा होगा। जैसे मेरी मम्मी का है, तो उसको ऐसा है कि बस ये कॉम्बीफ्लाम से, मुझे सब हेडेक भी कॉम्बीफ्लाम से जाएगा, बॉडी पेन भी कॉम्बीफ्लाम से जाएगा, फ्लू भी कॉम्बीफ्लाम से जाएगा। उसको कॉम्बीफ्लाम कह के दे दो तो ठीक हो जाता है उसको। वो कलर ही देखना काफ़ी है। हाँ, और वही कंपोनेंट वाली कोई और गोली दो तो 100% वो बोलेगा ये इससे नहीं होगा कुछ। वैसे डॉक्टरों का भी होता है, लोग कहते हैं इस डॉक्टर से ही मुझे ठीक होता है, इस डॉक्टर से तो कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली वो वही सेम चीज़ कर रहे हैं। इट्स द माइंड। तो माइंड का बहुत ज़्यादा पावर है बॉडी पे। तो कोई पर्सन क्यों दवाइयों पे डिपेंडेंट, जैसे मैं कह रही हूँ कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन, क्या ये सही है? क्योंकि हर एक चीज़ के लिए जैसे दवाई का एक एडिक्शन हो गया है अब। बहुत, इनफैक्ट साइकेट्रिक मेडिकेशंस का तो बहुत ही एडिक्शन हो गया है लोगों को। पेन किलर्स, लोग तो पेन किलर्स के ऊपर एडिक्ट हो जाते हैं। ये एक फियर, एक डर से ड्रिवन बिहेवियर है। अगर आज आप में डर है कोई चीज़ का, और मैं बताऊं कि इससे ये आपका डर निकल जाएगा, इससे आपका डर का जो है सोल्यूशन मिलेगा, तो आप उसको झट से पकड़ लोगे। तो आधे से ज़्यादा ये सारे कंपनीज़ जो हैं, दवाइयाँ की कंपनीज़ हैं या डॉक्टर्स में, वो डर के ऊपर काम करते हैं ना। आपको अगर बोला कि आपको ना चांसेस हैं कि आपको ना ये डिजीज़ हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, बट 10% भी चांस क्यों लेना है? आप उससे अच्छा दवाई ले लो। तो कोई भी सोचेगा कि यार 10% चांस तो है, तो छोड़ो यार, ले लेते हैं। सो ऑब्वियसली ये लोगों के फियर के ऊपर ये काम करता है। अगर आपको डर ही नहीं है,
तो इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाला जो एक हाँ थॉट प्रोसेस वो है। भी। और मैं ये तो दवाई के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि, और मैं रिसर्च बेस्ड बात करूँगी, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, पर आज रिसर्च ये बताता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो बेंजोडाइजेपाम्स जो आजकल हर तीसरे चौथे बंदे को दी जाती है, उसकी एक्चुअली असर होती ही नहीं है इतनी जितनी लोग मानते हैं, जितना लोगों को बोला जाता है। और ट्रॉमा के ऊपर तो एंटी डिप्रेसेंट्स का कोई भी असर नहीं होता है, फिर भी आज ट्रॉमा पेशेंट्स को ये लोग एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी देते हैं गोलियां। तो ये गोलियों की असर ज़्यादातर होती है वो प्लेसिबो की वजह से होती है। अदरवाइज केमिकली ये लोग गोलियों से, आप ये मानो कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, गोलियों से आपकी बिलीफ सिस्टम्स बदलेगी, गोलियों से आपके विचार बदलेंगे, तो ये तो होता ही नहीं है। गोलियों से सिर्फ आपका दिमाग स्लो हो जाता है, आप ज़्यादा सोते हो, आप एकदम ज़ॉम्बी की तरह एकदम हो जाते हो, स्पेस्ड आउट हो जाते हो। और ये गोलियों की जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है वो 5-10 साल बाद पता चलती है लोगों को, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, वेट गेन होता है, और गोलियां बंद करने की साइड इफ़ेक्ट्स और भी ख़राब होती है, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स बंद करने की, ये रिसर्च कहता है। तो मेरा ये कहना है कि लोगों को पता नहीं है, ये सब अवेयरनेस नहीं है। लोग बेचारे इतने इनोसेंट हैं, आज उनके बच्चे को समझो बोर्ड की एग्ज़ाम है, हर बच्चे को डर लगता है, मुझे भी लगता था, पर आजकल के बच्चे को जैसे ही बोर्ड का एग्ज़ाम का डर लग गया, माँ बाप ने उसको समझो साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, उनको पता ही नहीं कि साइकेट्रिस्ट क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या है, साइकोथेरेपिस्ट क्या है। साइकेट्रिस्ट तो सीधा गोली दे देगा। अब ये गोली की आदत पड़ जाती है बच्चों को, अगली बार बोर्ड की 12th की एग्ज़ाम होगी उसमें भी गोलियां लेगा, और फिर पता चला आदत पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को थोड़ा। अभी उसके बदले में अगर बच्चे को सिखाए कि एंजाइटी के लिए क्या टेक्निक कर सकते हो, समझो 15 मिनट वो डीप ब्रीदिंग ही कर ले, बराबर है, समझो सॉफ्ट म्यूजिक सुन के मेडिटेशन ही कर ले, टैपिंग कर ले, चैंटिंग कर ले, तो इससे भी हो जाता है। अगर इससे नहीं होता है तो वो फाइलें जो हैं, जो माँ बाप ने शायद डाली हुई है एग्जाम के डर के बारे में, वो फाइलें बदलने का काम करे। गोलियां शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट अकॉर्डिंग टू मी, पर लोग उसको फर्स्ट रिसॉर्ट की तरह ले लेते हैं क्योंकि ईजी है ना। गोली लेने में कितनी टाइम लगती है आपको? 3 सेकंड। थेरेपी लेने में, ब्रीदिंग करने में, मेडिटेशन करने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा मेहनत है। मेहनत है, नहीं करनी किसी को, शॉर्टकट चाहिए। राइट। तो जैसे आपने कहा था कि हर चीज़ आपकी, कैसे आप अपने आप से बात करते हो, सेल्फ टॉक Yes. आपका कैसा है। तो लॉर्ड ऑफ, मैं अगर कहूँ लाइक द एडोलेसेंट एज, एवरीवन इज ऑन देयर फोन, सभी लोग अपनी डिवाइसेस के साथ प्रेम में हैं, हर जगह, वो कोई भी एज ग्रुप क्यों ना हो, मैं तो एडोलेसेंट की बात कर रही हूँ, नहीं, तो हमारे हर एक age एज के- ग्रुप क्यों ना हो अटैच्ड हैं। तो कैसे, बिकॉज एडिक्शन इज, दिस इज अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि एडिक्शन का एकमात्र उपाय सभी के लिए नहीं है, और एडिक्टेड मत रहना, मतलब यही होगा एक आंसर, बट दैट्स नॉट द ओनली वे। हाउ डज अ पर्सन, बिकॉज how does one get out of this addiction? Because at a young age, why am I coming to this question is, kids have forgotten, भूल गए हैं कि हमारे पास जो प्लेग्राउंड है, किताबें हैं, कुछ नहीं पता। किताबें हैं, वो भूल चुके हैं। देयर इज ओनली अ टीवी और अ फोन। एक तो मैं ये कहूँगी कि हमने जो भी रिसर्च की है, इस पर काफ़ी रिसर्च की है, फ़ोन यूसेज और सोशल मीडिया, इसका ग्राफ ना बिल्कुल ऐसे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की तरह जाता है। जितने घंटे सोशल मीडिया के बढ़ते हैं, फ़ोन यूसेज के बढ़ते हैं, उतने चांसेस ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी 11 गुना 6 गुना बढ़ जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया। तो मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है फ़ोन यूजेज से और सोशल मीडिया से, ये तो रिसर्च कहता है, हमारा ही सिर्फ नहीं, बहुत सारा रिसर्च इस पे किया है। तो आप 2 से 3 घंटा जो यूज़ करते हैं वर्सेस जो 6 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके 10-11 गुना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उनकी डिप्रेशन होने की, एंजाइटी होने की, इंसोम्निया होने की। तो पहले तो इसके ऑलरेडी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ही। दूसरा कि ये एडिक्शन, जैसे आपने कहा कि माँ बाप को भी है, बच्चों को भी। अभी माँ बाप को बच्चों को ठीक करना है, पर माँ बाप खुद फ़ोन लेके बैठे होते हैं। तो पहले तो एज अ कम्युनिटी कलेक्टिवली हमें समझना है कि ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। आप अपने बच्चे को नहीं कह सकते कि तुम मत यूज़ करो जब उसके सारे दोस्त यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसको फिर अलग प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, उसको आइसोलेशन होगा, बुलिंग होगा, उसको लगेगा कि, तो फिर वो अलग अलग तरीक़ों से फिट इन करने की कोशिश करे। तो ये तो उपाय नहीं, एज अ कम्युनिटी सोसाइटल तौर पे हमें इसको एड्रेस करना ही पड़ेगा।
दूसरा, घर पे रूल्स रखो। मतलब मेरे तो हिसाब से छोटे बच्चों को तो हम आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं घर पे तो माँ बाप को खुद ही कहना है कि चलो सब खाना खाने बैठे, फ़ोन साइड पे रखो, या हम लोग सब 1 घंटा फ़ोन यूज़ करेंगे, आप गेम खेलो, हम टीवी व्हाटएवर करते हैं, फिर 1 घंटे के बाद रख रहे हैं। छोटे बच्चे से ईज़िली होता है। पर अगर आपके घर में टीनेजर है तो टीनेजर तो नहीं सुनने वाला है। तो आपको पहले उसको एजुकेट करना है। इसके क्या है, ये रिसर्च शेयर करो। वो आपको एडमिट नहीं करेंगे कि हमें पता है, बट वो सब पढ़ते हैं। आजकल की जेन जी हमारे और आपसे बहुत ज़्यादा गुना इन्फॉर्मेशन देखती हैं। उनको पता है, उनके साथ बात करो कि भाई देखो हम भी यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ कर रहे हो, हम सब मिलके इसको कैसे कम करें एज अ फैमिली। फिर रूल्स रखो कि भैया खाने के टाइम पे नहीं, सब बैठे हैं तब साइड पे रख दो। जब हम लोग इनडायरेक्टली इसको करना पड़ेगा। आप अगर इम्पोज करोगे तो बच्चे छुप छुप के करेंगे, दोस्त के घर जाके करेंगे, बोले मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, और वो करेंगे। तो एज अ फैमिली हमें ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है। हम रीडिंग टाइम रखो, चलो सब पढ़ते हैं, सब खेलते हैं, गेम्स खेलो, साथ में बातचीत करो, या तो चीज़ें ऐसी करो, साथ में कुकिंग करो, कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आप फैमिली एज अ फैमिली कर सको विदाउट द फोन। और एट द सेम टाइम बच्चों को कॉन्स्टेंटली नैग करने से फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज फिर वो आपसे दूर चले जाएंगे, बोलेंगे मम्मी पापा तो कॉन्स्टेंटली टिक टिक करते हैं, उससे अच्छा है दोस्तों के साथ चले जाओ। तो ये नैगिंग वैगिंग से काम ही नहीं होगा। लेक्चरबाजी तो टीनेजर्स पे चलती ही नहीं है। उनके साथ इनडायरेक्टली काम करना पड़ता है और खुद करके दिखाना पड़ता है। फिर भी करेंगे कि नहीं, गारंटी नहीं। कई बार बच्चों को खुद गिरना पड़ता है, तभी सीखते हैं। तो हमारे में एज अ पेरेंट हिम्मत होनी चाहिए कि हमारा बच्चा बियॉन्ड अ पॉइंट अगर नहीं सुन रहा है तो छोड़ दो, उसको गिरने दो। एक बार फेल हो जाएगा, फिर पूछो उसको। ये मत बोलो कि मैं तो कह रही थी कि तुम फेल ही हो गए। क्यों भाई? तुम्हारे हिसाब से कहाँ तुम गलत हुए, तुम्हारे हिसाब से कहाँ प्रॉब्लम हुआ? अगली बार ना फेल हो उसके लिए तुमने क्या सोचा है? क्वेश्चंस पूछो बच्चों को। तो बच्चे को जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो वो खुद सोचने लगते हैं। जब हम उनको बता देते हैं कि तुमने इसलिए किया, इसलिए ऐसा हुआ, ये किया इसलिए, तो वो सोचना ही बंद कर देते हैं। तो पेरेंट्स को इस तरह से डील करना चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन नहीं है, हम लोग की जनरेशन नहीं है ये। तो हमारे साथ जो वर्क किया वो इनके साथ नहीं चलेगा। कहता था वही करना होता, वो पिछला जनरेशन है। अभी ये है कि जितना आप घुल मिल जाओ यंगस्टर्स के साथ, घुल मिल जाओ। देखिए बच्चा इस तरफ और मैं उस तरफ रह के कुछ नहीं होगा। हमें बच्चे के साथ में रह के सॉल्व करना है प्रॉब्लम। अगर आपके बच्चा का प्रॉब्लम है तो हम क्या करते, तेरा प्रॉब्लम है, तूने ऐसा किया, क्यों ऐसा किया? द चाइल्ड फील्स कि वी आर ऑपोजिट। आपको बच्चे के बाजू में खड़े रह के बैठना है, उसके साथ बैठ के बात करनी है कि प्रॉब्लम है, चलो हम दोनों मिलके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तुम मुझे बताओ तुम्हारे क्या आइडियाज़ हैं, मैं अपने बताती हूँ। फिर जो भी वर्क करता है हम साथ में मिलके इसमें से निकलेंगे, ना कि तेरी गलती है, तूने किया, क्यों किया, तो वो मेरे हिसाब से वो कनेक्शन की ज़रूरत है। और पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। तो भाई ये तो जनरेशन अलग है, इनकी वायरिंग अलग है। आपका ब्रेन अलग था, आपका ब्रेन स्मार्टफोन, टच फोन, स्मार्ट स्क्रीन, एआई नहीं यूज़ करने के लिए, तो आपका ब्रेन ही अलग था। आप अलग ब्रेन वाले बच्चों के साथ डील कर रहे हो, तो वो तरीके कैसे काम आएंगे? ये तो ऐसी बात हुई कि भाई मैं वो लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करता था ऐसे घुमाने वाला, अभी वही से मैं स्मार्टफोन यूज़ करूँगा तो कैसे होगा? नहीं चलेगा। प्रोग्राम ही अलग चाहिए। सो पेरेंटिंग एक पूरा एक सब्जेक्ट है, एक जर्नी है। और पहले की तरह ऐसा नहीं होता कि बच्चे ऐसे ही पल गए। लोग ऐसा कहते हैं कि अरे ऐसे ही पल जाते हैं बच्चे, ऐसे नहीं होता है। आजकल की चैलेंजेस अलग हैं बच्चों की। तो मैं नहीं कहती हूँ कि उसकी कोई स्कूल कॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज हर बच्चा यूनिक है, हर फैमिली यूनिक है। आज मैं कभी भी किसी फैमिली को ये नहीं कहूँगी कि आप इसको ऐसे ही करो, ऐसे ही पढ़ाओ, ऐसा ही बोलो। पर गाइडलाइंस होती हैं ब्रॉडली, उसको तो फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बिना वायलेंस के, बिना मारे पीटे बच्चों को 100% डिसिप्लिन करा जा सकता है, जो हमारे समाज में लोग मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मार पीट के ही बच्चे बड़े होते हैं, अगर मारा पीटा नहीं तो खराब हो जाएंगे। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। गुजराती में है कि भाई सोटी वागे चमचम, विद्या आवे घम घम। तो हर एक लैंग्वेज में इसकी कहावत है। पर ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आज न्यूरो साइंस क्या बताता है कि भैया हर रोज़ मारने पीटने से, डराने धमकाने से ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं बच्चों के। ये बच्चों का लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हमारे में वो समझ है, हमें समझना नहीं है। जितनी हमारी समझ बड़ी है उतना हमें उसको समझ के अपने में चेंज लाना है ना। हम अगर हम अभी भी बुलक कार्ट पे जाते हैं नहीं ना, हम स्मार्ट कार यूज़ करते हैं ना, उसमें सबको चेंज लाना है।
पर जब हम कहते हैं कि न्यूरो साइंस है, ये ब्रेन स्टडीज़ हैं, इसमें ये बताते, बोले अरे ये सब तो नहीं, ये सब नहीं, हमारा तो पुराना तरीका अच्छा है, बच्चों को मारो पीटो ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। बट इफेक्ट क्या है जब एक बच्चे के साथ आप ये जो मारपीट है, क्योंकि दिस इज वेरी प्रेवलेंट अभी तो, मतलब इवन इन स्कूल्स कॉलेजेस। सी इफेक्ट ये है, मैं प्योर न्यूरो साइंस की बात कर रही हूँ, कि जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है और जब बच्चा कंटिन्यूसली डर में रहता है कि अभी मम्मी की मार पड़ेगी, पापा की मार पड़ेगी, तो बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाता है, स्ट्रेस मोड में। तो बॉडी में कॉर्टिजोल, एड्रीनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होते हैं। अब ये जब स्ट्रेस हार्मोन्स ब्रेन में जाते हैं, ऑब्वियसली आपके ब्लड में है तो ब्रेन में जाएंगे, तो कॉर्टिजोल जो नई न्यूरल पाथवेज ब्रेन में बनती है उसको डैमेज कर देता है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं फॉर्म होने देता। हिपोकैम्पस में कॉर्टिजोल जाता है तो हिपोकैम्पस श्रिंक हो जाता है, जो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन का ब्रेन सेंटर है। और आपका जो फियर सेंटर है एमिगडाला, वो हाइपर एक्टिवेट होता है। तो ये बच्चे बचपन से ही एकदम हाइपर विजिलेंट, एकदम जैसे ना अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, शांति से रह नहीं सकते, खेल नहीं सकते आराम से बैठ के, बिकॉज उनका बॉडी परपेचुअली फियर के लिए प्रिपेयर्ड रहता है। समझो आप। दूसरी तरफ ये आप ऐसे एक्सट्रोवर्ट्स की बात करें, इवन इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल ही शेल में चले जाते हाँ, हैं। तो नहीं, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों पे असर तो सेम ही होता है, पर दोनों कोप अलग तरीके से करते हैं। तो एक बच्चा है जिसको बहुत मारा पीटा गया है, तो वो बिल्कुल सहमा सा हो जाएगा, होपलेस हेल्पलेस हो जाएगा, पूरा टाइम डर में रहेगा और अपना आत्मविश्वास कम हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, वो सोचेगा कि मैं इसी के लायक हूँ। दूसरा बच्चा है वो रिबेल करेगा, अभी वो जैसे ही माँ बाप से बड़ा हुआ, ऊंचा हुआ, उस सामने मारेगा, उनको गालियां देगा या अनाप शनाप चीज़ें करेगा, उनको बदला लेने के लिए, उनको दुख पहुंचाने के लिए। और ऐसे भी तीसरी प्रकार के बच्चे हैं जो ये सब डर की वजह से कंटिन्यूसली वो फर्स्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उनको लगता है कि यार देखो रिजल्ट मिल रहे हैं, थ्रू आउट फर्स्ट, थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट, बट वो उनके खुद में से नहीं आ रहा है, वो डर की वजह से ये कर रहे हैं एज अ कोपिंग स्ट्रक्चर। तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके वो लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये तो इम्पैक्ट पड़ता है। ऊपर से जब हम बच्चों को मारते पीटते हैं तो वो ये बिहेवियर को नॉर्मलाइज करना शुरू करते हैं, उनको लगता है कि वो यही भाषा सीखते हैं ना, तो फिर वो अपनी बीवी को बड़े होके मारते हैं, अपने दोस्तों को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं। तो इस तरह से वो ट्रेडिशन चला आता है। उनको लगता है कि इसी तरह से अगर कोई मान रहा नहीं है तो दो झापड़ लगा तो मान लेगा, क्योंकि क्यों पापा ऐसा करते थे, मम्मी ऐसा करती थी, और अगर हम बड़े हैं तो हमें मारने का हक है, ये भी मानते हैं। मारना तो छोड़ो, इमोशनल अब्यूज़, भावनात्मक शोषण हमारे समाज में कोई समझता ही नहीं है। बट आज रिसर्च जो ये कहता है कि शारीरिक जो शोषण है, फिजिकल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ से ज़्यादा भावनात्मक शोषण, इमोशनल अब्यूज़ के स्कार्स, उसकी इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। हम सुसाइड बिहेवियर को देखते हैं, हम डिप्रेशन को देखते हैं, इन सारों का ज़्यादा कोरिलेशन इमोशनल अब्यूज़ से है, बुलिंग से है, डोमेस्टिक वायलेंस जो बच्चे देखते हैं, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। हमें पहले लगता था चलो मारना पीटना नहीं चाहिए, चलो ये ज़्यादातर पेरेंट्स समझते हैं। इमोशनल अब्यूज़ नहीं समझते। इमोशनल अब्यूज़ मतलब क्या? आपने मारा पीटा नहीं, पर 24 घंटे आप बच्चे को कंटिन्यूसली उसको सुधारते रहते हो, ये मत कर, वो मत कर, तेरे बाल ठीक नहीं है, तेरे कपड़े ठीक नहीं, तू खा नहीं रहा है ठीक से, अच्छा तो आंटी को हेलो तुमने बराबर से नहीं किया, तुमको ये नहीं ठीक से, अच्छा चलो अभी पापा आएंगे तो अभी, तो डराना, धमकाना, नहीं डराना, पापा आके देखो चिल्लाएंगे, अभी चुपचाप खा लो, डराना, धमकाना, अभी तुमने नहीं किया तो मैं चली जाऊंगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं कूद लूंगी, तुम्हारी वजह से हमारे झगड़े हो रहे हैं मम्मी पापा के, धमकाना, कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करना कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, लोगों के सामने उसको ह्यूमिलेट करना, देखो ये 20 में से 5 मार्क लेके आया, तो टॉन्ट मारना, ये सब इमोशनल अब्यूज़। और इससे ना बच्चे का जो हम बोलते हैं आत्मा, सोल, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो शैटर हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, उसको उसकी सेंस ऑफ सेल्फ ही खलास हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बाहर से कुछ भी दिखाते हैं बच्चे, बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, बाहर से सबको प्लीज़ करेंगे, सबको खुश रखेंगे, हंसाएंगे कुदाएंगे, बट अंदर से वो टूट जाते हैं। तो ये पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना। और ये मैं आज ज़्यादा देख रही हूँ, आजकल पेरेंट्स क्या है कि मारना पीटना फिर भी इतना नहीं करते हैं, बिकॉज वो टीवी सीरियल सब में देखते हैं कि ये गलत है, पर इमोशनल अब्यूज़ नहीं समझते, ये बहुत चल रहा है। और इससे बच्चे गुस्सा होते हैं, उनको गुस्सा मैनेज करना नहीं आता, फिर वो कटिंग करते हैं, सेल्फ हार्मिंग करते हैं। माँ बाप को पता फिल्मों नहीं की बात अगर करें, लाइक कबीर, हाँ, कबीर सिंह का वाला जो फिल्म था, एनिमल जो फिल्म का है। सो इवन ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म
फिल्मों के द्वारा भी एक ऐसा इफेक्ट हो और रहा है। कला पिक्चर है, इमोशनल अब्यूज के बारे में ही है कि जब पेरेंट बच्चे को इतना प्रेशराइज करता है कि तुम परफॉर्म करो, यू हैव नो आइडेंटिटी इफ यू डोंट बिकम समथिंग। तो ये सब अवेयरनेस तो आ रही, पर लोग उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं क्या मुझे नहीं पता, बट ये है। और आजकल प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पेरेंट्स ओवर पेरेंटिंग कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों की लाइफ में घुस रहे हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, बच्चों को गिरने नहीं देते हैं, बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा संभालते हैं, वो भी सही नहीं है। इंटरफेरेंस एंड होवरिंग, मतलब वो डिसाइड करेंगे तू कितना खाएगा, कितने बजे खाएगा, फिर वो अगर बच्चा दादा दादी के यहाँ चला गया तो उनको फ़ोन जाता है कि इसको इतना ही खिलाना, इतने बजे ही खिलाना, यही खिलाना। तो बच्चे को इतना स्ट्रक्चर्ड और इतना इंसुलेटेड एनवायरनमेंट देते हैं कि वो बच्चा फिर आगे जाके कहीं पे भी अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में जाता है तो वो मैनेज ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पहले से माँ बाप ने एक ही तरीके से प्ले डेट्स भी वो ऑर्गेनाइज करते, चलो बच्चा किसके साथ खेलेगा, क्या खेलेगा, कितना घंटा खेलेगा, सब मम्मी पापा डिसाइड करते हैं। आंटी आई, अंकल के घर जाना है तो तुम यही करोगे, ऐसे ही बैठोगे। तो बच्चों को कुछ अपने आप से सीखना ही नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे क्योंकि बच्चे गलती ही नहीं करने देते माँ बाप। तो ये भी एक नए ज़माने के पेरेंटिंग का प्रॉब्लम। पहले था तो लोगों के 6-7 बच्चे होते थे, कहाँ पल गए पता नहीं चलता था, वो अलग एक्सट्रीम था। अभी एक ही बच्चा है तो सब काम वाम छोड़ के उसी पे लगे रहते हैं, तो ये भी एक एक्सट्रीम है, क्योंकि बच्चा एक वो फूल की तरह होता है ना, आप उसके ऊपर 24 घंटा खड़े नहीं रह सकते कि अभी कौन सी पत्ती पहले निकलेगी, अभी ये क्यों इतना नहीं है, बाजू वाले फूल से क्यों कम छोटा लग रहा है, ये कर रहे हैं माँ बाप आज। तो ये भी नहीं सही है। सो अगर आप कहोगे व्हाट इज गुड पेरेंटिंग देन, बिकॉज अगर पेरेंटिंग ही इतना मुश्किल है कि ज्यादा ओवर पेरेंटिंग नाम की चीज भी है, अंडर पेरेंटिंग भी है, Correct. व्हाट इज द राइट बैलेंस? सी पेरेंटिंग की अगर आप देखो तो 4 स्टाइल है। एक स्टाइल है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, मतलब जो हमने पहले देखी है कि मैं कहता हूं वही करना है, तुम्हें कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है, यही होगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, अगर नहीं किया तो मारोगे पीटोगे, पनिशमेंट मिलेगी। तो अथॉरिटेरियन है, माई वे और हाईवे। दूसरा है परमिसिव पेरेंटिंग। ये पेरेंट्स होते हैं जो तुम्हें सब फ्रीडम है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, कपड़े नहीं चेंज करने तो मत करो, नहाना है तो नहीं नहाओ, खाना है तो नहीं खाओ, टोटली अदर एक्सट्रीम। तीसरा है नेग्लिजेंट पेरेंटिंग, मतलब क्या कि अपने आप बच्चा पढ़ रहा है, कुछ भी, मतलब वो हम गुजराती में कहते हैं मास्तर मारे भी नहीं बढ़ावे भी नहीं, मतलब उनको आप करेक्ट भी नहीं करते, उनको सुधारते भी नहीं हो और उनको कुछ भी नहीं करते हो, अपने आप ही ये वो होते हैं जिनकी मदर्स को मेंटल हेल्थ इशू होता है, जो खुद बीमारियों से, जो बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है, बच्चे अपने आप बड़े हो रहे हैं। और जो सबसे बैलेंस पेरेंटिंग स्टाइल, उसको अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं, जिसमें अच्छा मिक्स है, मतलब आप बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहे हो, आप बच्चे को क्या करना नहीं करना सिखा रहे हो, पर बिना मारे पीटे, बिना माई वे और हाईवे करे, बच्चे को इन्वॉल्व करो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तुम्हें पता है हमें क्यों ब्रश करना चाहिए। और कहीं ना कहीं बैलेंस, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मत घुसे रहो। तो मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ में एक बैलेंस ढूंढो, कोई भी एक्सट्रीम स्टाइल नहीं, क्योंकि पेरेंटिंग ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई फिक्स रूल ही नहीं है। आपका एक बच्चे के साथ जो चला वो दूसरे बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। बट इज इट ट्रू कि पहले बच्चे के साथ सारा जो ट्रॉमा है, आप राइट पेरेंटिंग पहले चाइल्ड पे नहीं आता पर दूसरे पर आता है, इज दैट ट्रू? इट्स नॉट इट्स कैन बी अ जनरलाइजेशन, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो पेरेंट की लाइफ स्टेज पे होता है। जैसे मेरे केस में मैंने पहले बच्चे के साथ बहुत गलतियां की जो दूसरे में नहीं की, बिकॉज आई वॉज ओल्डर वाइजर, राइट। बट कई पेरेंट्स होते जो पहले बच्चे में अच्छा करते पर दूसरे बच्चे के आने तक ज़्यादा बिजी हो गए, उनको शायद शादी में ही मैरिटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं, तो दूसरे बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं, वो पेरेंट की खुद की लाइफ स्टेज पे होता है कि उनकी क्या डायनामिक्स है, मेंटल हेल्थ इश्यूज उनके हैं नहीं है, उस हिसाब से होता है। पर ये ज़रूर है कि दोनों बच्चे कुछ आप स्टैंडर्डाइज नहीं कह सकते कि ये तो करना ही है, ऐसे ही करना है, क्योंकि फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है। आज आपकी फैमिली में जो चीज़ बहुत ज़रूरी है शायद मेरी फैमिली में नहीं है, मेरी फैमिली में कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एज अ पेरेंटिंग कोच मैं यही कहूँगी कि हम कभी भी फिक्स्ड रूल्स नहीं दे सकते, हम सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हैं। गाइडलाइन क्या है कि बच्चों को मारे पीटे बगैर भी डिसिप्लिन कर सकते हैं। आप पेरेंट हो तो आप अपने खुद के ट्रिगर्स समझो, आप खुद रेगुलेट और बैलेंस रहोगे तो बच्चे को कैसा भी बिहेवियर है बच्चे का आप मैनेज कर पाओगे। तीसरा ये है कि बच्चे को फुल फ्रीडम भी दे के इंडल्ज नहीं करना है, बच्चे को रूल्स चाहिए, बच्चे को स्ट्रक्चर चाहिए, बट उसका भी एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए। और मैं ये चौथा रूल कहूँगी 80-20 रूल, कि भाई आप
10 में से 10 चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में मत लगे रहो, 10 में से 2 चीज़ें पिक करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे फोकस करो, 8 जाने दो। माँ बाप को लगता है ये सारी चेकलिस्ट में से 10 में से 10 चीज़ मेरा बच्चा करना चाहिए। घर में सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ब्रश भी करे, नहाए भी, कपड़े भी ठीक रखे, पढ़े भी, झूठ भी ना बोले, खाना भी हेल्दी खाए, तो ऐसी लिस्ट होती है। अब मैं जो बच्चे को हर एक चीज़ में टोकूंगी तो बच्चा कुछ भी नहीं सुनेगा, वो डेफ बन जाएगा। पर अगर बच्चे को पता है कि नहीं, अभी मेरी मम्मी ना ये 2 चीज़ पे एम्फेसाइज करती है कि मुझे हेल्दी खाना है और मुझे अपना नहाना है हर रोज़, तो मैंने और बच्चे ने डिसाइड किया ये 2 चीज़ करनी है, बाकी 4-6 चीज़ें मैं जाने दूंगी। फिर बच्चा चाहे 3 दिन ब्रश नहीं करे, कोई बात नहीं, नहाया, ये किया, बस, तो देन द चाइल्ड विल लिसन, बिकॉज बच्चे को पता है कि 2 चीज़ मेरे को करनी है। फिर वो 2 चीज़ हो जाए, उसके बाद आप दूसरी 2 लाओ। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, 3 साल का बच्चा है, मैडम उसको मुझे हार्ड वर्किंग बनाना है, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लाना है, उसको कंपैशनेट बनाना है, उसकी सोशल स्किल्स भी बढ़ानी है, उसको सिंसियर भी बनाना है। कैसे होगा यार, ये तो मतलब आप मशीन बना रहे हो कि बच्चा ला रहे हो। तो ये बड़ों के साथ भी होता है। टुडे इफ आई टेल यू कि तुम्हें 15 चीज़ें करनी है हर रोज़, तो आप कहोगे क्या यार रोज़ का किटकिट है, पर मैं कहूँगी नहीं, 2 चीज़ें तुम ज़रूर करो, बाकी छोड़ो, हो तो हो, नहीं हो तो देन यू विल बी मोर ओपन टू इट। तो ये एक मैं पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ, पैरेटो प्रिंसिपल है, 80-20 रूल, ये फॉलो करो एंड इट ऑलवेज वर्क्स। वंडरफुल। सो मतलब क्योंकि आपका स्वानुभव मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज एज अ पेरेंट आपने कैसे, क्या चैलेंजेस आपने एक्सपीरियंस किया एज अ पेरेंट एंड हाउ डिड यू, बिकॉज जो आप सिखाते हो वो ज़्यादा हद तक नहीं, पूरी हद तक आपके ऊपर आपने हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ बिल्कुल। होगा। सो मैं 2 तरीके सिखाती हूँ। एक तो मैंने जो गलतियाँ की उसके बारे में भी बात करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पेरेंट दूसरी ना करें। जैसे मेरी फर्स्ट चाइल्ड थी, तो मेरा खुद का बचपना था, बच्चा तो आ गया, आई फेल्ट अच्छा है, कुछ नई चीज़ हुई लाइफ में, बट उसको मैंने टाइम नहीं दिया बिकॉज आई वॉज टू बिजी विथ माई करियर। तो मैंने उसको बाई के पास ही भेज दिया था, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, पर रोएगा तो इसको ले जाओ, इसको खिलाना है तो तुम ले जाओ। तो मैंने उसको इतना टाइम नहीं दिया जितना मेरे हिसाब से मैं दे सकती थी। तो ये एक गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। मैं हालांकि फुल टाइम जॉब नहीं करती थी, मैं पार्ट टाइम करती थी, पर मैं मेंटली बच्चे के साथ नहीं थी, इमोशनली नहीं थी, फिजिकली थी, क्योंकि मेरे अपने ही सब चल रहा था अंदर। तो ये एक मेरी गलती है जो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। अगर आप बच्चा लाते हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप उसके साथ जब भी हो तो 100% रहो, राइट। तो उस जबकि मेरा दूसरा बच्चा हुआ तो मैं जापान में थी, जॉब भी नहीं थी, घर पे थी, मैं काफ़ी समय उसके साथ था, वो मेरे साथ ही रहता था, उसको मैं लेके जाती थी खेलने वेलने, उसके साथ मैंने बचपन काफ़ी स्पेंड किया है अच्छे से। तो दोनों की पर्सनालिटी में मैं फ़र्क देख रही हूँ, आई कैन सी द रिजल्ट। सो आई हैव अ क्वेश्चन, सो आर यू रेकमेंडिंग कि द मदर शुड नॉट बी वर्किंग? नो, आई एम सेइंग दैट चाइल्ड नीड्स, बच्चे को एक एडल्ट फिगर, प्राइमरी फिगर चाहिए। अगर वर्किंग है, मैं कभी किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ कि आपको करना है, क्योंकि सबकी मजबूरी क्या होती है हम नहीं जानते। अगर आप वर्किंग मदर हो तो भी आप जो 2-3 घंटे शाम को चाइल्ड के साथ निकाल सको, वो आपको 100% प्रेजेंट रहना है। और अगर आप वर्किंग मदर हो, आप ये सोचते हो कि मैं काम भी परफेक्ट करूंगी, फिर घर भी मेरा साफ चाहिए, फिर बच्चे के साथ भी टाइम देना, तो बच्चा सबसे लास्ट आ जाता है। वर्किंग मॉम्स मैंने देखा है, घर आके भी उनको फिर कपड़े ठीक नहीं है वो ठीक करो, बेड ठीक करो, सफाई डस्टिंग नहीं हुई है वो ठीक करो, खाना भी मुझे परफेक्ट बनाना है। तो आई वुड टेल वर्किंग मदर्स के अगेन 80-20 रूल अप्लाई करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें 80% आप टाइम दो। थोड़ी बहुत चीज़, बच्चे छोटे हैं तब जाने दो, घर गंदा पड़ा है 3 दिन तो कुछ नहीं होने वाला है, बट आपने वो जो 1 घंटा बच्चे के साथ वो निकाला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि हाँ, मतलब पार्ट टाइम, अगर आप फुल टाइम भी घर पे हो बट आपका ध्यान बच्चे पे नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसी वर्किंग नॉन वर्किंग के बहस में पड़ती नहीं हूँ। बिकॉज आप घर पे भी रह के आपका मन, आपका इमोशंस, आपका माइंड बच्चे के साथ नहीं है, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। तो वर्किंग नॉन वर्किंग का ये बहस है ही नहीं। ये बहस ये है कि एज अ पेरेंट आप बच्चे के साथ 100% कितना टाइम दे सकते हो, क्योंकि बच्चा आप ही से सब सीखने वाला है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ टेक हेल्प। शर्म मत कीजिए, अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर से मदद लीजिए, अपना ईगो थोड़ा साइड पे रखिए और मदद मांगिए। बिकॉज अगर आपको काम भी करना है, बच्चे भी अच्छे से पालने, तो बच्चे को नैनी के पास छोड़ के अकेला छोड़ने से अच्छा है कि टेक हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स। और फिर उसमें रिजिडिटी ना लाइए। लाइक बहुत सी मम्मी ऐसी कि नहीं, मैं मेरे पेरेंट्स के पास नहीं छोड़ूंगी क्योंकि उनको तो उसका टाइम नहीं संभालते, वो तो उसको तो स्नैक्स भी दे देते हैं, उसको तो चिप्स भी खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं। तो यार खिलाने दो बच्चे को, वो भी अनुभव चाहिए। तो ये जो बच्चे को अलग अलग
लोगों के साथ उनको मिलना, उनके साथ रहना, अलग अलग तरीके सीखना, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लाइफ का, जो आजकल के बच्चों को नहीं मिल रहा है क्योंकि पेरेंट्स इतने रेगुलेटेड हो गए। मतलब वो एक लिस्ट जाती है, दादा के घर गए, दादा दादी के यहाँ तो इतने बजे जूस पिलाओ, इतने बजे खाना खिलाओ, इतना ही जूस पीना है, यही खाने में 2 रोटी देनी है, ये कर। तो फिर वो बच्चे को कोई अनुभव ही अलग नहीं मिलता है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत लेट गो करना चाहिए। मतलब ठीक है, वहाँ जाते हैं तो उनके तरीके से रहेंगे, यहाँ आएंगे तो हमारे तरीके से रहेंगे। बच्चे को अलग अलग अनुभवों से कोई नुकसान नहीं होता है, ऊपर से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो ये है। सो कंसिडरिंग योर स्वानुभव, हाँ, माई स्वानुभव। सो ये एक तो मैंने ये गलती की मेरी बेटी के साथ जो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। मैंने अच्छा ये चीज़ बहुत की कि मैंने मेरे बच्चों को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम दिया, अपना करियर, अपना चॉइस, कभी प्रेशर नहीं डाला। उनको पूछते थे कि क्या अच्छा लगता है। जैसे मेरे बेटे को हमेशा आर्ट बहुत अच्छा लगता था, वो इंटेलिजेंट बहुत है, तो हम पे भी प्रेशर था कि इसको इंजीनियरिंग में डालो, इसको उसमें डालो, पर उसको आर्ट ही अच्छा लगता था। तो हमने उसको आर्ट में इनकरेज किया। एनकरेज भी ऐसे किया कि आर्ट क्लास में नहीं डाला। उसने बोला कि मुझे आर्ट क्लास में नहीं अच्छा लगता, बिकॉज उसकी क्रिएटिविटी नहीं बाहर आती थी। पेरेंट्स क्या करते, जैसे ही बच्चे ने डांस करना शुरू कर दिया, चलो डांस क्लास में डाल दो। बच्चे ने कुछ फुटबॉल खेलना शुरू किया, चलो फुटबॉल में डाल दो। फिर उसके ऊपर लगे रहते, कभी तूने गोल क्यों नहीं किया, अभी तू टीम में क्यों नहीं है। तो फिर वो फुटबॉल का इंटरेस्ट चला जाता है। तो मैंने एक चीज़ मेरे हिसाब से सही की कि उसको कोई स्ट्रक्चर्ड आर्ट में डाला नहीं, उसको अपनी क्रिएटिविटी अपनी तरीके से करने दी। पढ़ाई का भी प्रेशर नहीं था। मेरी बेटी हमेशा टॉप आती थी, मेरा बेटा एवरेज था, तो ठीक है एवरेज। बोर्ड एग्जाम्स आए तब मैंने उसके साथ डिसाइड कर लिया था, शी सेइंग मम्मी मुझे मैथ्स और आर्ट अच्छा लगता है, मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं अच्छा लगता, मैं पास हो जाऊँगा, क्योंकि आगे मुझे उसमें कुछ काम नहीं करना। ऐसा ठीक है, अग्रीड। तो वही हुआ, मैथ्स में 100 on 100 आए उसके दोनों बोर्ड्स में, आर्ट में 96 98 आए, केमिस्ट्री फिजिक्स में पास हो गया। मैं खुश, वो खुश। तो वो प्रेशर नहीं डाला कि तुझे इसमें 100 आए तो इसमें भी क्यों नहीं आए, क्यों इसमें भी कर, तो आई थिंक समवेयर मैंने वो चीज़ अच्छी करी मेरे अनुभव से। उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी। फुल छूट भी नहीं थी कि हाँ चल फेल हो जाए तो कुछ भी नहीं, बट आई सेड हाउ कैन आई हेल्प यू टू गेट योर बेस्ट। तो ये अच्छा किया। और मैंने कभी मारा पीटा नहीं है मेरे बच्चे को। छोटे थे तब गलती से 1-2 बार हो गया था, जिसका मुझे बुरा लगता है, बिकॉज तब मुझे मेंटल हेल्थ में थी नहीं, मैं कॉर्पोरेट जॉब में करती थी। तो मुझे अभी लग रहा है कि मेरा खुद का जो स्ट्रेस मुझे संभालना नहीं आता था, तो मैंने बच्चों पे निकाला था। तो एज अ पेरेंट आई थिंक हमें अपने आप को संभालना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को संभालते नहीं, इसलिए बच्चों पे चीज़ें निकलती हैं। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, बच्चे तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, टैंट्रम थ्रो करेंगे, जिद करेंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं। पर हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो तो हमारे पर है। अगर हमारा एडल्ट ब्रेन है, डेवलप्ड ब्रेन है, तो हमको ही बैलेंस में रहना है। तो ये चीज़ मैं लेट सीखी, पर वो सीखी। और मेरी बेटी के साथ थोड़ा सा रॉकी रहा शुरू में, क्योंकि तब मैं मेंटल हेल्थ में नहीं थी, तो थोड़ा सा। बट विथ माई सेकेंड चाइल्ड आई हैव डन मच बेटर। उनको मैंने एक और चीज़, मैंने उनको स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी एक्सपोजर दी। मेरे दोनों बच्चे चिन्मय मिशन में जाते थे, तो उनको कहीं, क्योंकि मेरे बच्चे जापान, सिंगापुर जैसे देशों में बड़े हुए, तो हमें ये लग रहा था कि ग्लोबल किड होना बहुत ईजी है, बट इंडियन रूट्स हैं, उसको कैसे हम डालें। तो उनको पहले से ही हमने अपनी मातृभाषा में ही बात की। तो वो लोग इतने फ्लुएंट गुजराती बोलते हैं, कोई बताएगा नहीं कि इनके 10-12 साल बाहर दूसरे देशों में गुजरे हैं। तो मातृभाषा में सीखना, उनको चिन्मया मिशन में जो बाल विहार करवाया, उनको मेडिटेशंस में जैसे हम जाते थे, उनको लेके जाते थे, ज़बरदस्ती रो धो के भी नहीं, पर एक्सपोजर दिया। अभी वो बीज डाले हैं, कब उसके फल होंगे, पेड़ होगा, वो उनके ऊपर आधारित है। पर ये हमने मेरे हिसाब से कुछ अच्छा किया कि उनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और हमारे इंडियन रूट्स को हमने उनको काफ़ी उसमें ग्राउंडिंग दी है। और वो मेरे हिसाब से उनके दादा दादी से भी आया है, जो हमारे साथ रहे उनके लास्ट फ्यू इयर्स में। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जब हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, पहले की जनरेशन की, तो उनकी जो ट्रेडिशंस है, चाहे वो सिखाएंगे नहीं, चाहे वो करेंगे भी नहीं, पर सबकॉन्शियसली वो प्रोग्राम्स बनते ही हैं। एक चीज़ मैंने ये भी बहुत इम्पोर्टेंट की है कि बच्चों को कभी फोर्सिबली खाना नहीं खिलाया। ये इंडियन माँ बाप बहुत करते हैं, बच्चों को डरा के धमका के खाना खिलाते हैं, क्योंकि किसी ने बोला कि 2 रोटी तो खानी है। ये तो अभी इनको ये समझ नहीं आता है कि जब बच्चे को आप डराते हो तो बॉडी में ऑलरेडी स्ट्रेस, बॉडी में स्ट्रेस होता है, कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो जो आप स्ट्रेस करके खाना खिलाते हो कि भूत आएगा, वो आके ले जाएगा, पापा मारेंगे, खाना नहीं खाया, तो वो खाने का वैसे भी कोई फ़ायदा होता ही नहीं है।
और बच्चे जिनको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है वो बड़े होके उनके काफ़ी ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। हमने देखा है ओबेसिटी, ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग, क्योंकि उनको बॉडी को सुनने का मौका ही नहीं दिया है। आज कुत्तों को आप फोर्स फीडिंग नहीं करा सकते हो, नहीं। क्योंकि वो अपने बॉडी को समझते हैं कि अभी मुझे नहीं खाना है। मेरा कुत्ता हर 15 दिन उपवास करता है। हाँ, पर बच्चे का हमने ख़त्म कर दिए, क्योंकि हमारे दिमाग में कि इसको 2 रोटी तो खानी है, इसको दाल तो खानी है, इसका न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, तो हम फोर्स फीड करते हैं। तो इससे बच्चे की खुद की इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाती है। तो मैंने मेरे दोनों बच्चों के साथ ये किया है कि उनको कभी फोर्स फीड नहीं किया। अगर मेरा बेटा जो है वो हफ्ते में 3 बार डिनर खाता ही नहीं था, बिना डिनर खाए सो जाता था, एंड आई लेट हिम बी। तो टुडे ही 6'4", ही इज़ टॉलर देन मी, हेल्दियर देन मी, मेरे से हेल्दी खाना खाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को खुद वो समझ में आना चाहिए और उनको थोड़ा सा ये चीज़ों में भी लेट देम चूज। आई एम नॉट सेइंग कि उनको जो खाना है खाने दो, बट ये खाना है भाई, तुम्हें खाना है, नहीं खाना है, भूख नहीं लगे तो मत खाओ, प्लेट पड़ी है, भूख लगे तब खा लेना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट। पर इंडियन मदर्स मैंने देखा है बहुत गंदा है, मतलब खाना सबसे पहले आता है और टीवी देख के खाना खिलाती है, फोन रख के खाना, कुछ भी करके इसको चपाती खानी है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, इज नॉट हेल्पिंग। फोन रख देते सामने। कितने बच्चे सिर्फ फोन देख के ही खाना खाना सीखे हैं, उनको समझ नहीं आता कब पेट भर गया, फिर वो मशीन की तरह खाते रहते हैं। उनको पता नहीं है कब बंद करना है। करेक्ट। एंड देन बड़े होके ओबेसिटी, बिंज ईटिंग, फिर हमारे पास आते हैं। तो ये भी एक है, मदर्स का कंपल्सिव नीड है कि मेरा बेटा तो खाना, कुछ नहीं होता 2 दिन। मैं मम्मियों को बुरा लगता है, मैं कहती हूँ कि 2 दिन बच्चे ने नहीं खाया ना तो कोई मर नहीं जाएगा बच्चा। वाकई में नहीं मरते बच्चे, ज़्यादा खाने से बच्चे प्रॉब्लम होते हैं, कम खाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। एनीवे, सो दैट इज समथिंग आई थिंक आई डिड वेल, बिकॉज मुझे बहुत बोला जाता था, कैसी माँ हो तुम, बेटा खाना नहीं खा रहा है, तुम उसको खिलाओ, तुम गाना गा के खिलाओ, तुम टीवी देख के खिलाओ, तुम्हारे बेटे ने खाना ही नहीं खाया, तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है, तुम कैसी मदर हो। आई वाज लाइक, भाई ऐसी मदर हूँ मैं तो, इसको खाना है तो खाएगा वरना जाएगा। कुत्ते के बच्चे को भी पता है कि खाना खाना है कि नहीं, तो ये तो इंसान का बेटा है, इसको तो इतनी तो अक्ल भगवान ने दी है। सो दैट इज दैट। तो मेरा आखिरी सवाल, मुझे आपके लाइफस्टाइल के बारे में जानना है, बिकॉज हैविंग लेफ्ट अ कॉर्पोरेट जॉब, आपने बहुत स्टडी की है, जो आप अभी कर रहे हैं उसके लिए बहुत स्टडी की है अपने आप पर और साइंस पर। तो आपका डेली लाइफस्टाइल कैसा है? आप कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपनी डे टू डे लाइफ का पार्ट बनाते हो? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इन जनरल, मेडिटेशन इज अ नाइस थिंग टू डू, एवरीवन नोस, सबको पता है, लेकिन अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट, मैं तो ये कहूँगी कि बीइंग नॉन जजमेंटल। आज मुझे कोई कुछ भी कहे, मेरे हिसाब से मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबके प्रोग्राम्स, सबकी फाइलें जो हैं उसके हिसाब से ही वो बिहेव करते हैं। तो मेरे में उतना तो ये आया है कि मेरे में वो एक आई एम एबल टू डिस्टेंस माई सेल्फ। जैसे मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो आपको पता है कि कैसे लोग ट्रोल्स करते हैं, कुछ भी लिखते हैं अनाप शनाप। तो आज आई एम हैप्पी टू से कि मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग कुछ भी मुझे बोलते, मुझे इतना ज़रूर अंदर से पता है, नॉट इंटेलेक्चुअली, बट आई नो कि मुझे जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करना है, मेरे को कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचो, जब तक मैं आपकी सोच को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम वॉट आई बिलीव आई एम, या एंड सो ये एक मेरे लिए ज़रूरी था, बिकॉज अगर मैं सोशल मीडिया में हूँ, पब्लिक फिगर हूँ, तो लोग कुछ भी कहते हैं, कहीं पे भी कहेंगे। तो ये एक है। मेरी दिनचर्या के बारे में बताऊँ तो ऑफकोर्स मैं सुबह उठती हूँ, अपना खुद का एक मेरा प्रैक्टिस रहता है जो मैं अभी गिर के सीखी हूँ। मेरे में ऐसा नहीं है कि विजडम ऐसे ही आ गया है, मैं खुद की, मेरी हेल्थ इश्यूज़ थोड़ी बहुत होने लगी, मैं काम बहुत ज़्यादा करती थी तो खुद की हेल्थ को मैंने निगलेक्ट किया। तो वो मैं भी, मेरा ये ना कि अपनी गलतियों से ही मैं सीखती हूँ, दूसरों की गलतियों से नहीं सीखती हूँ। तो गलतियाँ कर करके अभी ये आया है कि मेरा एक रिचुअल है, मैं योगा करती हूँ, मैं उसके बाद मेरा प्राणायाम प्रैक्टिस रहता है, क्योंकि मेरे के लंग इश्यूज़ बहुत हो रहे थे अभी, दिस हैज़ रियली हेल्प मी। और उसके बाद में 20 मिनट का मेरा जो मेडिटेशन है वो मैं करती हूँ। उसके अलावा मुझे बहुत सालों तक कोई रिचुअल में इंटरेस्ट नहीं था, पर अभी पिछले 1-1.5 साल से मैं हर रोज़, मेरा सुबह जो मेरा रिचुअल है भगवान का जो मंत्र जाप है, थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट, पर वो मैं करती हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से वो मुझे एक एंकर देता है, ग्राउंडिंग देता है। एक रिचुअल्स आर फॉर कंसिस्टेंसी, फॉर स्टेबिलिटी, तो उससे मेरे को स्टेबिलिटी होती है। काम मैं करती हूँ, मैं दिन रात बहुत बैटर्ड, ब्रोकन, ट्रॉमेटाइज लोगों के साथ काम करती हूँ, तो मुझे भी कई बार इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, मैं ह्यूमन हूँ। तो उसको फिर ऑफसेट करने के लिए मैं ऐसे दोस्तों को मिलती रहती हूँ जिनको मेरा काम से कोई लेना देना नहीं है।
तो वो बात नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली मेरा हस्बैंड भी मेरे ही काम में है, तो हमारा ये होता है कि हम छुट्टी पे जाते तो भी हम ट्रॉमा की बात करते हैं। हम ना इसका रिसर्च, ये ब्रेन पे होता है, ये ट्रॉमा वो ट्रॉमा, तो इसलिए ना हमको भी कॉन्शियसली फिर वो करना पड़ता है कि भाई काम की बात नहीं करो, पर वो होता नहीं क्योंकि हम इतने पैशनेट है दोनों। तो फिर मैं दोस्तों के साथ जिनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं मूवीज़ भी थेरेपिस्ट के दृष्टिकोण से देखती हूँ, फिर उसका रिव्यू लिखती हूँ, एनालिसिस करती हूँ, सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ। मुझे पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, तो वो एक मेरा हॉबी है, तो मैं पेंट करती हूँ। बस यही है, बच्चों के साथ बातचीत करती हूँ। आई लव, वैसे मैं बाहर से दिखती हूँ बहुत एक्सट्रोवर्ट, बट आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। तो मुझे पार्टीज़ में जाना, क्राउड्स में जाना, लोगों को ऐसे बिना मतलब के बातें करना नहीं अच्छा लगता है। तो मैं वैसे काफ़ी रिक्लूसिव हूँ, अपनी दुनिया में रहती हूँ। बस यही है, और बस ये मेरा पैशन है, मेरा रियली ये मेरा पर्पस है कि इंडिया में जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम जो आने वाला है, इट्स अराउंड द कॉर्नर, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें। और मेरा ये है कि जो मेरे कंटेंट से अगर एक बच्चा भी अगर अब्यूज़ से प्रोटेक्टेड रहे, अगर एक पेरेंट भी अपने बच्चे को मारना बंद करे, तो मेरे लिए दैट इज़ इनफ, दैट इज़ माई पर्पस, प्योरली सिंपली दैट, एंड आई विल कीप टॉकिंग अबाउट इट टिल दैट हैपन्स। बिकॉज मैं सिंसियरली मानती हूँ कि कोई माँ बाप जानबूझ के अपने बच्चे को नहीं डैमेज करते। जो माँ बाप इतनी बुरी तरह से भी मारते हैं ना, उनको या तो मानते हैं कि अच्छे के लिए कर रहा हूँ, या तो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इंटेंशंस तो खराब है ही नहीं माँ बाप की, ये मैं मानती हूँ, खराब हो ही नहीं सकते, सिर्फ तरीके गलत है। और कितने पेरेंट्स कहते हैं कि मैम काश हमें पहले पता होता, काश हमने आपको 20 साल पहले सुना होता तो हम ये चीज़ नहीं करते। तो ये मेरे मन में रह गया है कि जितने पेरेंट्स को अवेयरनेस मिले उतना हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइन होकर अपना काम कर रहे हैं। हाँ, और ये पर्पस ढूंढने में मुझे बहुत सालों लग गए। राइट, नो बट दैट इज योर सोल प्लान, आपका आप। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पर्पस मतलब मुझे पता ही नहीं था क्या मेरा पर्पस है, बट यू नो इट्स अमेजिंग। मतलब इफ़ वी गिव आवरसेल्व्स टू द फ्लो, तो कहीं ना कहीं वो ना ऐसे 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 करके वो यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं तो वो ले जाता है। अगर हम बहुत रिजिड और रेजिस्टेंट रहते हैं तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने सरेंडर कर लिया तो आ रहा है पर्पस, आप जैसे लोग मिलना। यस, एंड आपका उस समय पे एक मेडिटेशन क्लास में जाना, Yes. आपको योगा सीखना, वो हाँ सब जी, कुछ, सब चीज़ें कनेक्टेड है। इट्स ऑल कनेक्टेड। यूनिवर्स में तो कोई चीज़ रैंडम है ही नहीं। मैं तो मानती हूँ कि यूनिवर्स इतना इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है, हमारी सोच जो है वो लिमिटेड है, और हम हमारी सोच से उसको जज करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो हमारी स्टूपिडिटी है। द डे वी सरेंडर टू द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स, आई थिंक इट्स सो मच ईजियर, एंड आई थिंक मेडिटेशन यही कहता है। तो ब्यूटीफुल, थैंक यू। आप अपने स्व अनुभव शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे ज़माने में क्या क्या होता था, अक्सर हम ये चीज़ ज़रूर कहते हैं, लेकिन आई थिंक इस एपिसोड को देखने के बाद आप कहेंगे कि हर एक जनरेशन अलग है, हर एक में एक लर्निंग एटीट्यूड रहे तो सीखना अनंत है। तो आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ रिसर्च के बारे में जाना। तो कौन सा रिसर्च या कौन सा एक्सपीरियंस सुनकर आपके जीवन में कुछ चेंज हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए फ्लेवर के साथ, एक नए स्वानुभव एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।